Hello guys, welcome back to BEd Repository by SR Tomar. Today we will discuss about e-portfolio given in knowledge and curriculum perspective in education, and it is based on four educational riddles by Krishna Kumar and battles for school by Shanta Sinha. As you can see, first of all we will add an index in which we will add the title and summary, then educational implications of e-portfolio, then write a reflection, and at last we will do a conclusion. We will begin it with our first e-portfolio, which is Educational Riddles by Krishna Kumar. We will begin it with the small introduction of the speaker, who is Mr. Krishna Kumar, who has received his PhD from University of Toronto. He is an Indian intellectual and academician noted for his writing in sociology and history of education. Now we will write the summary of our e-portfolio, which is based on the educational riddles. एज़ यू कैन सी कि जो रिडल्स होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। लाइफ के अंदर कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हम फेस करते हैं, एंड ड्यूरिंग दैट सिचुएशंस वी ऑलवेज रिजॉल्व दिस रिडल्स टू मेक एन स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम। हम अपनी प्रॉब्लम को एक रिडल की तरह ही लेते हैं और उसको सॉल्व आउट करते हैं सो दैट वी कैन रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम। मिस्टर कृष्ण कुमार ने भी यहाँ पर जो है अपनी जो प्रॉब्लम है एजुकेशनल सिस्टम में, उनको 4 रिडल्स के थ्रू शो किया है, जिसमें सबसे पहले आता है इक्विटी एंड यूनिफ़ॉर्मिटी। यूनिफ़ॉर्मिटी का मतलब है सब बच्चों को एक जैसा कंटेंट पढ़ाया जाए, लेकिन इक्विटी का मतलब है कि हर बच्चे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से उसको पढ़ाया जाए, ताकि सब एक लेवल पर आके अपना कंटेंट जो भी पढ़ाई का उसको कंप्लीट कर सके, उसमें कम्पीट कर पाए। एक स्टूडेंट जिसे इंटरनेट और ट्यूशन मिलता है और दूसरा जिसे सिर्फ़ एक बुक से पढ़ना होता है, दोनों इक्वल नहीं हैं। तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को ऐसा करना चाहिए, ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि चाहे कोई बच्चा अर्बन एरिया का हो, चाहे रूरल का हो, दोनों को इक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन मिले। एज़ वी कैन सी द पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। बट जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है तो उसकी जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसको नेग्लीफाई कर दिया जाता है, उसको वहाँ इग्नोर किया जाता है कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है इज़ नॉट वैलिड। तो ये भी एक सिचुएशन है जो एजुकेशन सिस्टम में बच्चे के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर देती है कि वो सोचता है कि मेरी जो प्रीवियस नॉलेज है वो बिल्कुल ही बेकार है, वो किसी काम की नहीं है। अब वो बात करते हैं टाइम एंड करिकुलम लोड की। टाइम एंड करिकुलम लोड में प्रोफेसर कुमार ये कहते हैं कि जो टीचर्स हैं उनके ऊपर इतना बर्डन है कि वो इस लोड की वजह से उनका जो टीचिंग स्टाइल है वो बच्चों को नीड को कैटर नहीं कर पाता। बच्चे की जो नीड है वो डिफरेंट है, उनका जो स्टाइल है एजुकेशन को रिसीव करने का वो भी डिफरेंट है। तो क्या हमें क्या करना चाहिए कि इस गैप को हमें फिल अप करना चाहिए। यहाँ पर 53% बच्चे ऐसे हैं जो कोप अप नहीं कर पाते हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ। रोटेशनल मेथड को जो है ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है क्योंकि वो रट तो लेते हैं बट समझते कुछ नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे रिफॉर्म्स इन एजुकेशन की। अभी तक हमने तीनों रिडल्स में ये देखा कि नॉलेज हो या चाहे टाइम एंड करिकुलम लोड हो या फिर इक्विटी यूनिफॉर्मिटी की बात हो, तो हर जगह बच्चे को जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो उसकी वजह से हमें कुछ रिफॉर्म्स को लाना होगा अपने एजुकेशन सिस्टम में, जो कि करिकुलम रिफॉर्म हो सकते हैं, एग्जामिनेशन रिफॉर्म हो सकते हैं, टीचर एंड सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स हो सकते हैं। तो इन रिफॉर्म्स के थ्रू हम जो है एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट होता क्या है ना, हम रिफ़ॉर्म्स ले तो आते हैं, बट उनको इम्प्लीमेंट करने में उतनी ही प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हमने देखा कि जब हम एग्ज़ामिनेशन रिफ़ॉर्म्स को अप्लाई करते हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करने में ही इतना टाइम लग जाता है कि जो रिफ़ॉर्म्स का जो रिज़ल्ट होना चाहिए था, वो हमें नहीं मिलता। हमने ये देखा है कि रिफॉर्म्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ तो जाते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। एक एजुकेशनल रिफॉर्म को जब हम लेकर आते हैं तो बहुत ही एक लंबा प्रोसेस होता है इम्प्लीमेंटेशन का भी। तो वहाँ पर हमें जो है इम्पेशेंस नहीं होना होता, हमें अपने पेशेंस को बनाए रखना होता है कि जो पॉलिसी हम लेकर आए हैं वो एक बेहतर रिजल्ट हमें दे सके। Now we will talk about the educational implication of these four riddles. We have already talked about the three riddles and the problem faced by the students. But in fourth riddle, we have discussed about the solution of the three riddles already डिस्कस्ड। जब इनके इम्प्लीकेशन की बात आती है तो हम क्या कर पाते हैं कि हम देख पाते हैं कि अगर हम इनको अप्लाई करते हैं अपनी क्लास में तो एक रेगुलर और फॉर्मेटिव कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है लर्निंग बन जाती है। जो लर्निंग होती है वो बहुत प्रमोटिंग और डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट्स का, बच्चे फोकस कर पाते हैं, उनका असेसमेंट ईजी हो जाता है। जो बच्चों की हायर ऑर्डर स्किल्स होती है वो डेवलप होती है। जब हम रिफॉर्म्स को अच्छे से अप्लाई करेंगे तो जो गैप एजुकेशन सिस्टम में है वो फुलफिल होगा, बच्चों की जो नॉलेज होगी वो डेवलप होगी, जो क्रिएटिव लर्निंग होगी उनमें बच्चे अच्छे से फोकस कर पाएंगे।
Now, this is the time for reflect back on our learning. In this portfolio, we have discussed about the problems and complexity of the life. But as we have discussed about the reforms to solve these problems, so we have understood that education is a fundamental right of every child. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए टीचर ये होनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को न्यू नॉलेज के साथ अवेयर करें। जो भी न्यू टॉपिक्स आ रहे हैं उनको अच्छे से जो प्रीवियस नॉलेज है उनसे कनेक्ट करके उनको नई नॉलेज दी जाए। जो भी रिफॉर्म्स जो आते हैं उनको अच्छे से पहले उनको स्टडी किया जाए, उनको अच्छे से इंस्पेक्ट किया जाए ताकि जो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस जो होता है उसको कम किया जाए। अब इसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन बहुत प्रिसाइज वे में लिखना है आपको, तो आप लिख सकते हैं खुद से। Now we will move to our next e-portfolio, which is Battle for School by Shanta Sinha. Now we will give the introduction of author. Professor Shanta Sinha is an anti-child labor activist of international reputation. She is the founder of MV Foundation and she is a professor in Department of Political Science in Hyderabad Central University. शी ऑल्सो हेडेड द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। बच्चों के राइट्स के बारे में वो बात करते हुए कहती है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको उनके राइट्स से डिप्राइव्ड किया जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है और ज़्यादा टाइम जो है उनके डेवलपमेंट की बात ना करते हुए उनको स्कूल से दूर रखा जाता है। जब वो स्कूल से दूर रहते हैं तो क्या होता है कि ना उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता, ना ही उनका इमोशनल डेवलपमेंट होता, ना उनका एजुकेशनल डेवलपमेंट होता है। तो वो जो डेवलपमेंट के नाम पर जो चीज़ है वो ज़ीरो हो जाती है। इंस्टेड ऑफ देयर डेवलपमेंट उनको जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है और इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल दे बिकम सब्जेक्ट टू डू हार्डशिप। आप देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी शॉप्स है, जो भी काम बाहर हो रहे हैं, वहाँ पर हम हर उम्र के बच्चों को देख सकते हैं और देखा गया है कि जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं वो पढ़ाई छोड़कर उन दुकानों पर काम कर रहे होते हैं। उनसे अगर उनकी एजुकेशन के लिए पूछा भी जाता है तो वो एक ही आंसर देते हैं, अरे साहब कमाएगी नहीं तो खाएगी कहाँ से? बट ऐसा भी नहीं है कि सारे जो पेरेंट्स हैं वो उन बच्चों को बस कमाई का साधन बना लेते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को स्कूल भेजते हैं। कुछ पुअर पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इसलिए स्कूल भेजते हैं कि जो उनकी जो लाइफ है वो तो जैसे-तैसे कट गई, बट वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। पुअर होने की वजह से वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं। आज के टाइम पर 75% बच्चे ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल अटेंड करते हैं। 9 स्टेट तो ऐसे जहाँ पर 90% जो है बच्चे स्कूल में गवर्नमेंट में जाने वाले हैं। ये पेरेंट्स जो है बहुत से सैक्रिफाइस करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो गवर्नमेंट को इनकी ओर देखना चाहिए। जो बच्चे कभी स्कूल ही नहीं गए हैं, उनके लिए जो है नई बुक्स, नए शूज़, नया स्कूल बैग एक सपने की तरह होता है। उनको नहीं पता होता कि स्कूल क्या चीज़ होती है। तो जो जिन बच्चों का एक्सक्लूज़न कर दिया गया है, उनको भी गवर्नमेंट को अपने एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करने की ज़रूरत है, नए रिफ़ॉर्म्स लाने की ज़रूरत है ताकि उनको भी एक सपोर्ट मिल सके, वो भी अपनी लाइफ़ में जो है अपना डेवलपमेंट कर सके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की कि वो बच्चों को सपोर्ट करे, उनके राइट टू एजुकेशन के लिए जो भी बैरियर्स हैं, जो भी हर्डल्स है एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ एजुकेशन में, वो उनको रिमूव करे और बच्चों को अलाउ करे कि वो स्कूल जाए। अब हम बात करेंगे विनिंग द बैटल फॉर द स्कूल्स। टू विन द बैटल फॉर स्कूल्स वी हैव टू क्रिएट एन प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि हमें इंक्लूड करना होगा कि जो बच्चे हैं जो काम में लगा दिए जाते हैं उनके लिए एक नॉर्म बनाया जाए कि उनको स्कूल अटेंड करना है, वो वर्क करने नहीं जाएगी, स्कूल अटेंड करेगी। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि बच्चों को फिजिकल वेरिफिकेशन हो सके। जो बच्चे काम के लिए बाहर निकाल लिए गए हैं उनको भी वापस लाया जाए। एक प्रोविज़न ऐसे लाया जाए कि जो बच्चे हैं ओल्डर बच्चे, उनको क्लास ज्वाइन कराई जाए, दोबारा से उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए, नई कोचिंग के साथ स्पेशल टाइप के ब्रिज कोर्स चलाए जाए। रेजिडेंशियल प्रोविजंस भी लेकर आए जाए एजुकेशन सिस्टम में, जिससे कि जो बच्चे जो घर पर नहीं पढ़ सकते उनको रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि वो भी पढ़ सके। जो और दूसरे डिपार्टमेंट है उनको भी इस प्रोसेस में इंक्लूड करने की ज़रूरत है जिससे कि ज़्यादा बेटर डेवलपमेंट हो बच्चों का। ग्राम पंचायत को के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है जिससे कि जो कम्युनिटी है वो भी इसमें इंक्लूड हो सके, वो भी ये जान सके कि हाँ, बच्चों की जो एजुकेशन है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंस की। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लर्निंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे कि बच्चे जो है नॉलेज को एक्वायर कर सके, उन्हें स्किल्स और वैल्यूज़ एक्वायर करने में हेल्प मिले। हमें नए एजुकेशनल मेथड्स को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है जैसे कि स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन, टीचर ट्रेनिंग, डायरेक्ट रिसर्च, ये सब जो है हेल्पफुल होते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा एनहांस करने में। एजुकेशन एक्सेस इज इक्वल फॉर ऑल, चाहे कोई रिच है या पुअर, इट डजेंट मैटर। हम सब जानते हैं कि इंडिया की जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन एजुकेशन की, वो क्या है।
यहाँ पर जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो गर्ल्स के साथ है। गर्ल्स को कोई पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहता। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उनको स्पेशली इस तरफ भी देखना चाहिए कि जो गर्ल्स है फीमेल एजुकेशन सिस्टम के किस तरह से वर्क कर रहा है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। Now we will discuss about the educational implication of this e-portfolio in our class. तो हमें एज अ टीचर ये देखना होगा कि हमारी क्लास का हर बच्चा क्लास के अंदर है वो किसी और वर्क में इंक्लूड नहीं है। इट्स अ नीड ऑफ टाइम टू पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप। कम्युनिटी वर्कर, स्कूल टीचर, सेल्फ हेल्प ग्रुप और लोकल फंक्शनरीज को साथ में कंस्टिट्यूट करके एक लोकल बॉडीज की तरह बच्चों के रिलीफ के लिए काम करना होगा। उन्हें आगे आना होगा कि जो बच्चों की जो डिमांड है टेक्स्ट बुक की या अदर एजुकेशनल मटेरियल्स की वो फुलफिल हो सके। अब हर बार की तरह एज ए फ्यूचर टीचर वी हैव टू राइट एन इफेक्टिव रिफ्लेक्शन अबाउट आवर लर्निंग। As we have discussed about the hurdles and the problems faced during the education process, so we have to work as a constituent body to overcome these problems. It is very important to appreciate the role of everyone's in the education process. The people who work for the education of poor children, they are the real heroes and heroines who kept the hope alive for their education. जो चाइल्ड ऑफेंडर्स होते हैं उनका जो रिलेशनशिप होता है फर्स्ट जनरेशन लर्नर से और जो बच्चे जिनको लेबर से बचाया गया है वो बहुत ही एस्थेटिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि वो है ना उनकी एजुकेशन के लिए काम करते हैं। नाउ वी हैव टू राइट अ प्रिसाइज कंक्लूजन इन द लास्ट एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ईच एंड एवरी इशू of child education. So here we can write an effective conclusion in the last of the e-portfolio. So I think it was very informative lecture. If you like the video, please like, share and subscribe. Don't forget to do comment below. And मिलते हैं next video में, तब तक के लिए goodbye.